हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम ज्वाइन यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे मध्यकालीन भारत। ठीक है, मध्यकालीन भारत। तो इसमें हम देखेंगे भारत पर अरब शासन का कैसे प्रभाव रहा और उन्होंने कैसे भारत पे आक्रमण किया और भारत में कहाँ कहाँ पे शासन किया। इससे पहले आपको इस्लाम धर्म की वीडियो मिली थी, तो ये था हमारा जो मध्यकालीन भारत, उसका ये दूसरा टॉपिक है। इससे पहले इस्लाम धर्म के बारे में हमने कवर किया है। बाकी जो प्राचीन भारत का इतिहास बिल्कुल प्रायोगिक काल से लेके हमने 9वीं शताब्दी का चोल वंश, वहाँ तक 46 से 47 वीडियो है अलग प्लेलिस्ट के साथ, वो आपको मिल जाएगी, आप उसे भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। भारत पर अरबों का आक्रमण, तो इसको हम देखेंगे बिल्कुल डिटेल में। अरब और तुर्की भारत पर आक्रमण भारतीय इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। ठीक है, मध्यकालीन भारत जो है, इसमें एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं। अरब और तुर्की का जो आक्रमण है भारत पर, यह भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं में शामिल है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है अरब का आक्रमण। इसके बाद जो अब आपको अगला मिलेगा उसमें तुर्की के आक्रमण के बारे में हम कवर करेंगे, जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। अरबी भारत में धन की लूट और इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए सर्वप्रथम सिंध पर आक्रमण किया। जो अरबी थे वो जब भारत में आए तो इनका दो मेन उद्देश्य था, एक धन का लूट और इस्लाम का प्रचार प्रसार करना। तो उन्होंने भारत में सबसे पहले सिंध पर आक्रमण किया था। उस समय सिंध का जो शासक था वो दाहिर था जब इसका आक्रमण हुआ अरबों का। अरब पहले मुस्लिम आक्रमणकारी थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। मुस्लिम आक्रमणकारियों में अगर बोला जाए तो पहले अरब ही आए थे, अरबी। सिंध विजय के बावजूद भी अरब आक्रमणकारी भारत में अपना कोई साम्राज्य स्थापित नहीं कर पाए थे। कहा जाता है कि जो अरब थे ना, वो भारत में इन्होंने आक्रमण किया, लेकिन ये इसका प्रभाव ज़्यादा भारत पे कुछ पड़ा नहीं। ठीक है, जो ज़्यादा तक प्रभाव पड़ा था वो तुर्क शासन का था। ठीक है, तुर्क का प्रभाव भारत में बहुत पड़ा था, जो तुर्क आए थे। बाकी जो अरबी थे इनसे भारत में कोई ज़्यादा खास प्रभाव नहीं पड़ा था। भारत में एक स्थायी शासन करने वाले तुर्क थे, जिन्होंने अपनी सत्ता भी स्थापित की और अरबों के प्रारंभ किए गए कार्यों को पूरा किया। तो यह तुर्क, ठीक है, जिन्होंने भारत में अपना सत्ता स्थापित की थी। ठीक है, तो इस प्रकार ये था अरब और तुर्की के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। यह है दाहिर, जिसका शासन काल था जब अरबों ने आक्रमण किया था। आगे भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना, तो ये देखिए कैसे कैसे हुई। तो मुस्लिम सत्ता भारत में कैसे कैसे आई, कैसे कैसे स्थापना हुई, कौन से सफल आक्रमण हुए, कौन से असफल आक्रमण हुए, और कौन कौन से इसके जानकारी के स्रोत हैं। जैसे 636 से 638 ईस्वी, तो पहला असफल अरबी आक्रमण, यानी आक्रमण तो हुआ लेकिन वो असफल रहा। फिर मोहम्मद बिन कासिम 712 से 720 ईस्वी, पहला सफल अरबी आक्रमण राजा दाहिर के विरुद्ध, आपको पहले ही बता दिया ये। सुबुकुद्दीन 977 से 997, पहले तुर्की आक्रमण, ये जयपाल के विरुद्ध हुआ था। महमूद गजनवी, ठीक है, 998 से 1030, ठीक है, 17 बार इसने आक्रमण किया था भारत में। मोहम्मद गोरी 998 से 1030 ईस्वी, भारत में मुस्लिम साम्राज्य की वास्तविक संस्थापक मोहम्मद गोरी को कहा जाता है। शमशुद्दीन इल्तुतमिश 1210 से 1236 ईस्वी, भारत में तुर्की शासन का वास्तविक संस्थापक इसे बोला जाता है। तो इस प्रकार कुछ ये है, अलग अलग सन में कब सफल आक्रमण हुए, कब असफल आक्रमण हुए, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, किसे क्या कहा जाता है, जैसे मोहम्मद गोरी को मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक, शमशुद्दीन इल्तुतमिश को भारत में तुर्की शासक का वास्तविक संस्थापक। ठीक है, तो इस प्रकार भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना हुई। और कुछ है जानकारियाँ, जैसे चचनामा, तो इसमें सिंधु का इतिहास है कि सिंध पर अरबी लोगों का कैसा प्रभाव रहा। किताब फुतुल अल बलदान, ये भी किताब से जानकारी मिलती है सिंध इतिहास के बारे में और मुस्लिम साम्राज्य के बारे में। तारीख़ सिंध, तारीख़ ताहिरी, मजहर शहजानी और तहरीक सिंध। ठीक है, ये थोड़ा रिपीट हो गया दोबारा। तो ये है मेन, जिससे किताबों से भी जानकारी मिलती है। और यह है कि मुस्लिम सत्ता की स्थापना कौन कौन से सन में किन राज्यों के द्वारा हुई, कौन सफल रहे और कौन असफल रहे। ठीक है, अब देखते हैं आगे।
किताबों से जानकारी, तो जैसे आपको पता है चचनामा, चचनामा किताब आपको पहले बताया। सिंध विजय की कहानी है चचनामा किताब में। चचनामा को फतेह नामा सिंध भी कहा जाता है, तारीख़ अल हिंद भी कहा जाता है, भारत और सिंध का इतिहास, 3 चीज़ें इसे बोला जाता है चचनामा को। काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है। चचनामा का 13वीं शताब्दी में अली कूफी ने लिखा था चचनामा को। भाषा फारसी में है। पुस्तक में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा 8वीं शताब्दी की शुरुआत की विजय की कहानी है, जब इसने भारत पर आक्रमण किया था। ये मोहम्मद बिन कासिम, तो इसकी कहानी का वर्णन इसमें लिखा गया है। इसके द्वारा युद्ध किए गए, इसने सिंध पर आक्रमण कैसा किया, सिंध पर आक्रमण के प्रभाव, तो ये है अरब का रिलेशन, जो अरबी लोग आए थे भारत में, उनके आक्रमण का रिलेशन, और सिंध पर क्या क्या प्रभाव पड़े, क्या क्या इफ़ेक्ट हुआ, कहाँ कहाँ पे इन्होंने लड़ाइयाँ की, सब शासन, ये सब चचनामा किताब में इसका वर्णन है। आगे और किताबें भी देखते हैं, ठीक है। जैसे किताब फतुल अल बलिदान, तो किताब फतुल अल बलिदान 9वीं शताब्दी की रचना, जिसे सिंध आक्रमण की जानकारी इसमें भी मिलती है। तारीख़ सिंध, मीर मोहम्मद मासूम अकबर के दरबार में, तो अरब आक्रमण की जानकारी इसमें भी मिलती है तारीख़ सिंध में, ठीक है। तारीख़ ताहिरी, तो मीर ताहिर मोहम्मद नसियानी 1621 ईस्वी में इन्होंने लिखी थी। मज़हर शाहज़ानी यूसुफ मीरात, तो इसमें भी यही चीज़ का वर्णन है। अलग अलग किताबें, अलग अलग इतिहासकार, अलग अलग लेखकों ने अपनी अपनी किताबें लिखी हैं। तारीख़ सिंध, ठीक है, फिर वही दोबारा आ गया तारीख़ सिंध। इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं। इसे तारीख़ मासूमी भी कहा जाता है। इसे सिंध का विस्तृत इतिहास है। इसकी रचना 1600 ईस्वी में मीर मोहम्मद मासूम ने की थी। इसमें सिंध की अरब विजय से लेकर अकबर के काल का सिंध का इतिहास है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है तारीख़ सिंध, कि उसमें सिंध की अरब विजय से लेकर, ठीक है, कासिम की विजय से लेकर, मोहम्मद कासिम ने जब आक्रमण किया था, अरब के काल तक का सिंध का इतिहास इसमें विस्तृत है, ठीक है। ये सिंध जो है प्रेजेंट में पाकिस्तान में है, ठीक है, ये पाकिस्तान में है। मुल्तान पर इन्होंने आक्रमण किया था, तो ये प्रेजेंट में इंडिया में ना होकर पाकिस्तान में है अब, ठीक है। अब आगे देखते हैं। ये देखिए उर्दू में लिखा हुआ है तारीख़ सिंध। आगे देखिए, भारत में अरबों का प्रथम आगमन मालाबार तट, केरल में व्यापारी के रूप में माना जाता है, ठीक है। अब इसमें ये देखिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे आपको पहले बताया मैंने कि हाँ, जो भारत पर पहले जो आक्रमण हुआ या जो भी हुआ, तो वो सिंध पर हुआ था, ठीक है। लेकिन वो आक्रमणकारी के रूप में भारत में आए थे अरब, ठीक है। आक्रमणकारी के रूप में भारत में आए थे, तो आक्रमणकारी के रूप में था। लेकिन यह है कि ये व्यापार के रूप में अगर पूछा जाए तो केरल तट से हुआ था अरबों का आगमन, ठीक है। वह व्यापार के रूप में आए थे। लेकिन अगर आक्रमणकारी के रूप में पूछा जाए तो वो सिंध से आए थे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भारत में इस्लाम का प्रथम आगमन केरल में हुआ था, ना कि सिंध में। रीज़न क्या है? क्योंकि जो अरब केरल में आए थे वो व्यापारी थे, ठीक है। वहाँ पे जो आए थे वो आक्रमणकारी थे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। राम वर्मा कुलशेखर के आदेश पर मलिक बिन दिनार, जो कि भारत का पहला मुसलमान माना जाता है, भारत में सर्वप्रथम मस्जिद का निर्माण 629 ईस्वी में कोडुगलारू में केरल में हुआ था, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। राम वर्मा कुलशेखर के आदेश पर किसने बनाया था? मलिक बिन दिनार, जो कि भारत का पहला मुस्लिम था। कौन से ईस्वी में पूछा जा सकता है? 629 ईस्वी में, ठीक है। इस्लाम धर्म का इतिहास, तो ये आपके लिए वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट है, आगे जो हम मध्यकालीन भारत करेंगे ना, तो उसमें ज़्यादातर मुग़ल इतिहास है, इस्लाम के बारे में है। कुछ कुछ लफ्ज़ ऐसे हो गए या इनके बारे में, तो इनके जो धर्म के बारे में, इस्लाम धर्म के बारे में आपको थोड़ी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। इसलिए ये वीडियो आपके लिए लाई गई थी और ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। पूछा इसमें भी से भी जाता है एग्ज़ाम में, ठीक है। ये देखिए मालाबार तट केरल का, बिल्कुल, तो यहाँ से माना जाता है अरब की एंट्री, क्योंकि अगर वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो यहाँ पे खाड़ी देशों के साथ अरब देश है, तो समुद्र के रास्ते से इनका आगमन हुआ था एक व्यापारी के रूप में। अब आगे देखते हैं सिंध प्रांत। ये देखिए सिंध प्रांत के बारे में भी देखिए कि सिंध प्रांत का इतिहास कैसे कैसे रहा है, कैसे कैसे राजाओं ने यहाँ पे शासन किया, क्या क्या इतिहास रहा है।
सिंध में रायवंश का शासन था। जब हैंगसान भारत आया तो उसने सिंध में शूद्र शासन को देखा। हैंगसान चीन से जो कि भारत में आया था, तो शूद्र शासन को इसने पाया। हर्ष ने अपने कार्यकाल में सिंध पर विजय प्राप्त की, लेकिन हर्ष की मृत्यु के उपरांत सिंध स्वतंत्र हो गया था। हर्ष की मृत्यु के बाद जब सिंध स्वतंत्र हुआ तो उसके साथ सिंध में क्या क्या बदलाव हुए उसे देखिए। रायवंश का अंतिम शासक राय साहनी द्वितीय था। ठीक है, रायवंश का अंतिम शासक। ब्राह्मण मंत्री चाच ने उसके उपरांत राज्य पर अधिकार करके ब्राह्मण वंश की नींव रखी। ठीक है, राय साहनी द्वितीय को हटाकर ब्राह्मण मंत्री चाच ने ब्राह्मण वंश की नींव रखी। चाच के पश्चात चंदर के बाद दाहिरी गद्दी पर बैठा। दाहिर, यही दाहिर था जिसके समय में अरब आक्रमणकारी भारत में आए थे। इसी सिंध राजा दाहिर ने सिंध आक्रमण के समय अरबों का सामना किया। जैसे आपको पहले बताया, अरबों का सामना इसने किया था। आगे सिंध पर असफल आक्रमण, तो इसके बारे में देखिए। जैसे आपको पहले ही बताया, वैसे ये तो आपको पहले ही आपको करा दिया। 636 से 638 में मुंबई के निकट थाना को जीतने के लिए खलीफा उमर के समय एक असफल आक्रमण हुआ। 711 ईस्वी में अब्दुल्ला के नेतृत्व में हुआ, परंतु ये भी आक्रमण असफल रहा। तो ये दो आक्रमण जो असफल हुए थे सिंध पर। ठीक है, राजा दाहिर इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके समय में ही अरबों का आक्रमण हुआ था। अब आगे देखते हैं अरबों की सिंध विजय। तो ये देखिए कैसे कैसे इन्होंने सिंध पर विजय की। उमर खलीफा के सेनापति मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करने वाला पहला अरब मुस्लिम था। यह है मोहम्मद बिन कासिम। कासिम जो था इराक के शासक अल हज्जाज का दामाद था और एक कुशल सेना नायक था। कासिम ने 17 वर्ष की उम्र में सिंध व मुल्तान को जीता। सिर्फ 17 वर्ष की उम्र में। 712 ईस्वी के युद्ध को रावल का युद्ध कहा जाता है। इसके समय में जो युद्ध लड़ा गया था, तो इसने 17 वर्ष की उम्र में सिंध और मुल्तान को जीत लिया था, जो कि प्रेजेंट में पाकिस्तान में है। परंतु ऐसा माना जाता है कि अरबों का इतना प्रभाव भारत में नहीं रहा जितना कि तुर्की शासकों था। जो तुर्की शासक ने जब आक्रमण किया था तो उसका प्रभाव भारत पे पड़ा था, लेकिन अरबों का इतना प्रभाव भारत पे ना हो सका। आगे अरबों की विजय, तो इसके बारे में देखिए। अरबों के अभियान और उनकी कैसे कैसे और विजय के अभियान चले। तो अरबों के अभियान देखिए। देवल अभियान, तो ये भी मोहम्मद बिन कासिम के ही सारे अभियान हैं। नूरुन अभियान, सेहवन अभियान, रावर अभियान, ब्रह्माबाद अभियान, एलोर अभियान, मुल्तान अभियान, कन्नौज अभियान। तो 8 अभियान अच्छे से हम देखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है अरबों के अभियान। तो देखिए बिन कासिम जिसने आक्रमण किया था 712 में मोहम्मद बिन कासिम देवल के बंदरगाह पर पहुंचा, जिसे देवल अभियान बोला जाता है। परंतु छली ब्राह्मणों द्वारा कासिम का साथ दिए जाने के कारण देवल में जल्द ही मोहम्मद बिन कासिम का विजय प्राप्त हुआ। जो कुछ ब्राह्मण थे उन्होंने कासिम का साथ दिया था। मौका नामक देशद्रोही ने कासिम की मदद की थी। उसके बाद ये आगे कैसे बढ़ा? नीरुन अभियान। देवल से मोहम्मद बिन कासिम नीरुन की ओर बढ़ा, जहां बौद्ध भिक्षुओं ने बिना युद्ध किए उसकी अधीनता को स्वीकार कर लिया। बौद्ध भिक्षु थे, उन्होंने युद्ध किया ही नहीं। तो यहाँ पे जो मोहम्मद बिन कासिम है उसने आसानी से यहाँ पर अपना कब्जा जमा लिया। ये देखिए नोट क्या है। भारत का जो पहला देशद्रोही माना जाता है उसे अम्भी को माना जाता है। इसने सिकंदर की सहायता की थी, इसे भारत का पहला देशद्रोही माना जाता है। मौका जो है उसने कासिम की मदद की थी, लेकिन जो है अम्भी भारत का पहला देशद्रोही इसे माना गया है, इसने सिकंदर की सहायता की थी। हमने जो प्राचीन भारत का इतिहास किया है उसे हमने मौर्य वंश, गुप्त वंश, ठीक है, पुष्यभूति वंश और जितने भी मेन वंशज हैं, सातवाहन वंश, आप प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा। बिल्कुल अच्छे से अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ वो आपको करवाई गई है सभी वीडियोस। ठीक है, तो जो हमारे प्राचीन इतिहास की प्लेलिस्ट है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसे भी आप जाके देख सकते हैं। आगे अब सेवन अभियान हम देखेंगे।
तो जैसे हमने न्यूरन अभियान बताया, ठीक है, देवल के बाद उसने न्यूरन अभियान चलाया, उसके बाद सेवन अभियान। सेवन में दाहिर का चचेरा भाई माजरा का शासन था। यहाँ थोड़े बहुत विरोध के बाद कासिम की अधीनता इन्होंने भी स्वीकार कर ली, सेवन अभियान। उसके बाद आया रावर अभियान। सेवन के पश्चात मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध नदी के राजा दाहिर पर आक्रमण किया था, ठीक है। रावर अभियान तब जाके आया था जब सिंध नदी पर राजा दाहिर पर इन्होंने आक्रमण किया था। तत्पश्चात रावर में दाहिर और कासिम की सेना में 20 जून 712 को भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध के दौरान दाहिर की मृत्यु हो गई थी रावण अभियान में। ब्रह्माबाद अभियान, तो ये देखिए कैसा है। रावर के बाद ब्रह्माबाद पर आक्रमण किया, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम ने। यहाँ मोहम्मद बिन कासिम और जयसिंह की सेनाओं के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें लगभग 20,000 लोगों की मृत्यु हुई और इसमें जो जयसिंह था वो पराजय हुआ ब्रह्माबाद अभियान में। तो इस प्रकार मोहम्मद बिन कासिम का यहाँ पे भी अधिकार हो गया। एलोर अभियान, तो एलोर अभियान, सिंध की राजधानी एलोर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हुआ आपके लिए। सिंध की राजधानी क्या थी? एलोर थी। यहाँ से आपका ये क्वेश्चन बन गया, ठीक है। सिंध की राजधानी एलोर की रक्षा का कार्य दाहिर के एक अन्य बेटे के हाथ में था। कासिम ने एलोर पर आक्रमण कर उसे भी जीत लिया। फिर आया मुल्तान अभियान। सिंध के बाद कासिम ने 713 ईस्वी में मुल्तान को जीता। मुल्तान की जीत के बाद अरबों को इतना सोना मिल गया कि मुल्तान को सोने का नगर कहा जाने लगा। यहाँ पे इतना सोना मिला, ठीक है। मुल्तान कासिम की अंतिम विजय थी। बाकी इसने आगे भी प्लान्स किए थे, ठीक है। यह सिंध, तो इसने आगे भी प्लान्स किए थे कि आगे इसने योजना बनाई थी मोहम्मद बिन कासिम ने कि जीता जाए, परंतु सफल नहीं हो सका क्योंकि उससे पहले इसकी मृत्यु हो गई थी। कन्नौज अभियान। सिंध और मुल्तान विजय के बाद मोहम्मद बिन कासिम शेष भारत को जीतने की योजना बना रहा था। हालांकि मोहम्मद बिन कासिम सिंध और मुल्तान के अलावा किसी और क्षेत्र को जीतता उससे पहले ही उसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। ये देखें हमारी वीडियो, ठीक है। प्राचीन भारत का संपूर्ण इतिहास बिल्कुल सरल तरीके से अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ 43 वीडियो की प्लेलिस्ट है आपको 9वीं शताब्दी का 14 वर्ष तक, जाके जरूर देखिएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग सभी वीडियोस हैं। आगे, अरबों द्वारा सिंध पर आक्रमण के कारण क्या थे? अगर अरबों ने भारत में आक्रमण किया तो इसका कुछ कारण भी रहा होगा। तो देखिए, इस्लाम का प्रचार। सिंध पर अरबों के आक्रमण का कारण इस्लाम का प्रचार एक मुख्य कारण था। भारत की राजनीतिक स्थिति भी काफ़ी अच्छी थी, ठीक है। भारत की तत्कालीन राजनीतिक स्थिति में सिंध के आक्रमण के पीछे एक प्रमुख कारण था, क्योंकि जो सिंध का शासक दाहिर था वो अलोकप्रिय था और बहुत से लोगों को पसंद नहीं था। इसी का फ़ायदा अरबों ने उठाया, ठीक है। तभी जो ब्राह्मण थे उसने कासिम का साथ दिया था। बहुत से कारण यही रहे कि जो वहाँ के ब्राह्मण थे उन्होंने कासिम का साथ दिया था। समुद्री लूट, ये इंपॉर्टेंट है। ये देखिए किस प्रकार इंपॉर्टेंट है। सिलोन के राजा के द्वारा खलीफा को भेजे गए उपहार की लूट। जो सिलोन का राजा था उसने जो अरब के खलीफा थे उसने बहुत से उपहार भेजे, लेकिन रास्ते में ऐसा हुआ जो समुद्री लुटेरे थे उन्होंने उस जो सारी गिफ्ट्स थी या खलीफा को भेजे के उपहार थे उसको लूट लिया। अब इसके कारण जो वहाँ के खलीफा वो बहुत खफा थे इन सब से, ठीक है। तो जिस कारण उन्होंने इन पे आक्रमण किया, ठीक है। भारत में समुद्री लूट इसकी एक मेन वजह भी बताई जा रही है। आगे अब देखते हैं सिंध विजय के प्रभाव क्या क्या हुए। ये देखिए, तो भारतीयों को प्रभावित होने की बजाय अरब निवासी खुद प्रभावित हुए, ठीक है। भारत में प्रभावित होने के बजाय ये अरब के जो निवासी थे वो खुद भारत से प्रभावित हो गए। अरब विद्वानों ने ब्राह्मण बौद्ध भिक्षुओं से जैसे दर्शन, ज्योतिष, गणित, चिकित्सा, रसायन शास्त्र आदि की शिक्षा ग्रहण की। अरब जो विद्वान थे। पंचतंत्र का अनुवाद अरबी भाषा में भी किया गया, जैसे कलीला, क्या लिखा है, कलीला व दिम्मा नाम से हुआ अरबी भाषा में, ठीक है। विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र, ठीक है, जिसका उल्लेख अल-बरूनी ने भी किया है, इसका अरबी भाषा में अनुवाद हुआ। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद अनवार सुलही नाम से किया। अनवार सुलही ने पंचतंत्र का फारसी अनुवाद किया। शून्य और दार्शनिक पद्धति का ज्ञान लेकर अरबों ने इसे रोमन साम्राज्य में प्रसारित किया था। यह है अल-बरूनी, जिसने पंचतंत्र का अरबी में अनुवाद हुआ था, इसने ये जाहिर किया है, इसका उल्लेख किया है।
ठीक है। मुल्तान और सिंध में अरबी लोग स्थायी रूप से रहने लगे थे। अरबी जो लोग थे वो भारत में आए, मुल्तान और सिंध में स्थायी रूप से रहने लगे, जिस कारण एक नए संप्रदाय का उदय हुआ था जिसे बोला गया करमतिया। करमतिया नामक एक नए संप्रदाय का उदय हुआ। भारत में जजिया कर, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट आप लगा लिए। भारत में जजिया कर का पूरा इतिहास आपको बताऊंगा बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। यहाँ से आप बिल्कुल अच्छे से देखिए भारत में जजिया कर क्या था, कैसे लगा, कैसे हटा, पहला कौन था, अंतिम कौन था, सब देखेंगे। भारत में पहली बार जजिया कर 712 ईस्वी के युद्ध के पश्चात मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया। ये क्षेत्र कौन सा, सिंध प्रांत था। मोहम्मद बिन कासिम ने जब 712 ईस्वी में सिंध प्रांत को जीता तो उसने जजिया कर लगाया। जजिया कर एक्चुअल में था क्या, तो जजिया कर का अर्थ है गैर मुसलमानों पर लगने वाला अतिरिक्त कर। जो मुस्लिम नहीं थे, जैसे कि ब्राह्मणों पे ये कर पहले नहीं था, जो ब्राह्मण थे बाद में उन पे भी ये कर लगा, तो जो गैर मुस्लिम थे उन पे ये अतिरिक्त कर लगता था। जिन पे नहीं लगा था शुरुआत में, जैसे कि लूले लंगड़े हो गए, ठीक है, गैर मुस्लिम में जो लूले लंगड़े थे, बहुत निचले गरीब थे, तो उन पे एक कर नहीं लगता था। बाकी सभी पे जजिया कर लगा था जो गैर मुस्लिम थे। फिरोज तुगलक के शासन में पहली बार ब्राह्मणों से जजिया कर वसूला गया। अब यह फिरोज तुगलक के शासनकाल में पहली बार ब्राह्मण से कर लगा। वैसे जो पहला लगा था जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम के शासनकाल में, ये अतिरिक्त टैक्स था जो गैर मुस्लिम से उनसे वसूला जाता था। अब इसमें क्या पूछा जा सकता है, पहली बार पूछा जाए तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा लगाया गया, ठीक है। पहली बार ब्राह्मणों पर किसने लगाया, ये पूछा जा सकता है, तो फिरोज तुगलक ने लगाया। कश्मीर में सर्वप्रथम जजिया कर सिकंदर शाह द्वारा लगाया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जबकि उसके पुत्र जैनुल आबदीन, सिकंदर शाह के पुत्र जैनुल आबदीन ने 1420 से 1470 तक इसने शासन किया था, इसे समाप्त कर दिया। और इसी कारण कश्मीर का अकबर कहा जाता है, जैनुल आबदीन को। गुजरात में जजिया कर सर्वप्रथम अहमद शाह ने लगाया 1411 से 1442 के शासनकाल में। दिल्ली का पहला शासक था अकबर, जिसने 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया था। अकबर ने, ठीक है, अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। परंतु बाद में और आगे देखें क्या क्या हुआ। जैसे परंतु 1575 में अकबर ने इसे पुनः लगा दिया, ठीक है। इसके बाद 1580 में इसे पुनः समाप्त कर दिया अकबर के द्वारा। अकबर के द्वारा जब समाप्त हुआ तो मुगल बादशाह औरंगजेब ने जजिया कर 1679 ईस्वी में फिर लगाया। उसके बाद मुगल बादशाह फर्रुखशियर ने 1713 ईस्वी में जजिया कर को हटा दिया, परंतु इसने 1717 में फिर लगा दिया, ठीक है। जो आखिरी मुगल मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने 1719 से 1748 ईस्वी तक जिसने शासन किया, इसने जजिया कर को सदा के लिए समाप्त कर दिया। यानी जब इसका शासनकाल आया 1719 ईस्वी में, तो जो जजिया कर था हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। तो जजिया कर का कुछ इस प्रकार इतिहास रहा है। मुल्तान विजय अरबी मुसलमान का अंतिम आक्रमण था। मुल्तान को जब इन्होंने विजय किया, यही इनका अंतिम आक्रमण रहा था। कुरान का जो सर्वप्रथम अनुवाद हुआ था, ट्रांसलेट हुआ था भारत में, वो सिंधी भाषा में हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये इस प्रकार इतिहास रहा जजिया कर का। बाकी इतिहास अरब का हमने देख लिया, कौन कौन सा प्रभाव पड़ा, अरब भारत में कैसे आए, किसका प्रभाव, कौन कौन से अभियान चले। तो एग्ज़ाम में जितना पूछा जाता है उसको हमने कवर किया है। तो वीडियो आपको ये कैसी लगी, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स।